नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बदलो बढ़ो देश के साथ, इस मैसेज के साथ आज से हम आपके बीच है। और आज कमोडिटी निवेश के पहले एपिसोड में हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के सबसे बड़े चेहरे मौजूद है। हमारे साथ है एमसीएक्स के एमडी और सीईओ पीएस रेड्डी साहब और एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते साहब। साथ ही शो में हमारे साथ होंगे कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र बाजवा साहब और नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन के एमडी और सीईओ रमेश दोरई स्वामी जी भी होंगे। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। आपने एक अहम दिन हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कमोडिटी निवेश हर दिन 4:25 से 4:55 तक हर दिन सोमवार से शुक्रवार आपके लिए लेकर आएंगे, जहां आपके लिए कमोडिटी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें तो होंगी ही, साथ ही कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब भी आपको देंगे। लेकिन आज पहला एपिसोड है, तो आज इंडस्ट्री में मौजूद चुनौतियों और संभावनाओं को टटोलने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करेंगे हमारे दिग्गज गेस्ट के साथ। लेकिन आपको बता दें कि आज से हमारा ईटी नाउ स्वदेश लॉन्च हो गया है। स्वदेश की भाषा में देश के बिजनेस की पूरी खबर देने का आज से आगाज हो चुका है। ईटी नाउ स्वदेश का शुभारंभ आज से हो चुका है। नए भारत का नया हिंदी बिजनेस चैनल आज से आपके लिए उपलब्ध है। चलिए कमोडिटी निवेश में लौटते हैं और वापस शुरू करते हैं अपने दिग्गज गेस्ट के पास। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले बात होगी एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते साहब से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपने एक अहम दिन हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए शुक्रिया सर। सर, आपका 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है ओवरऑल इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज, नेशनल डेयरी बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड के साथ भी आप रह चुके हैं और अब देश के सबसे बड़े एग्री एक्सचेंज के साथ जुड़ गए हैं। सर, कमोडिटी मार्केट की अगर बात की जाए तो कमोडिटी वायदा 2003 में शुरू हुआ था और इस मकसद के साथ शुरू हुआ था कि एक बेहतर प्राइस डिस्कवरी होगी और लोगों को इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर एक्सचेंज की तरफ जब देखेंगे तो उन्हें एक एग्री वायदा का सही भाव, एग्री कमोडिटी का सही भाव मिल पाएगा। हमें उसमें अब तक कितनी कामयाबी मिली है और क्या चैलेंजेस है जिस मकसद के साथ हम काम कर रहे थे वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा था। रस्ते साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं इस चैनल के पहले दिन पर। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। शुक्रिया सर। आपके प्रश्न का जवाब मैं दो हिस्सों में दूंगा। जी जी। एक तो हमारे देश में जो कमोडिटी एक्सचेंज है सिर्फ 18 साल से हैं, 2 दशक भी पूरे नहीं हुए हैं। अगर आप इसके सामने अगर जब सीबॉट जैसा कोई एक्सचेंज देखेंगे जो 1848 में शुरू हुआ था और आज उसके कम से कम 170 या 180 साल हो गए, तो इन दो को कंपेयर करने में तो थोड़ी मुश्किल ही होगी। पर अगर हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो पिछले दशक में अगर आप कमोडिटी मार्केट को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर, मतलब हर सालाना कंपाउंडेड जो ग्रोथ होती है करीब 50% हो रही है। ये पहली चीज। दूसरा यह है कि जो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइस डिस्कवरी और मतलब जो कमोडिटी मार्केट बना था, जो पार्टिसिपेंट होंगे उनके लिए प्राइस डिस्कवरी के लिए पहली चीज। और दूसरा यह है कि जो हमारे एग्रीकल्चर की आपने बात की, तो फार्मर्स और फार्मर्स का जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफपीओ जिसे आप कहते हैं, उन्हें कनेक्ट करना, उनको मार्केट मतलब अवेलेबल करवाना, ये एक दूसरा उद्देश्य हमने अभी से शुरू किया हुआ है। तीसरी चीज, पिछले 10 सालों में काफी बदलाव हुआ है। एफएमसी से सेबी आया है, तो जो पहले जो प्रोडक्ट हुआ करते थे और आज जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनमें भी काफी बदलाव आया है। नए नए प्रोडक्ट्स अब आ रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स के चलते मतलब आगे आने वाले वर्षों में हमारा ये अनुमान है कि हमारी जो वृद्धि की मतलब दर है, जो लगभग हर साल डबल होने के हमारे चांसेस हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ रहा है और उसके साथ साथ नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो अगर हम बड़े पॉजिटिव अंदाज में अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर 100% भी हम बढ़ सकते हैं। अगर पिछले 3 महीने का हमारा एनसीडीएक्स का ही रिकॉर्ड अगर मैं देखता हूं तो पिछले साल की तुलना में तो हम 100% बढ़ चुके हैं, पर हम 2019 से भी अगर कंपेयर करते हैं तो हम 2019 से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले 18 साल में हम नहीं कर पाए, पर अब गोइंग फॉरवर्ड विल बी ग्रोइंग मच फास्टर। ओके सर, आप जिस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्री सेक्टर, उस पर पूरे देश का फोकस है। लेकिन जिस ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे थे कि एग्री एक्सचेंज की तरफ से आएगी, वो अब तक नहीं दिखा था। हालांकि आपके आने के बाद कई इनोवेटिव प्रोडक्ट भी आए हैं, लेकिन पहले
काफ़ी हम जिस लक्ष्य के साथ शुरू हुए थे, पता नहीं वो डिरेल होता दिखा या ग्रोथ की जो रफ्तार थी वो सुस्त होती दिखी। तो अरुण रास्ते साहब, क्या हुआ आखिरकार कि ये ग्रोथ इतनी सुस्त पड़ी बीच में, और जब इतना ग्रोथ का पोटेंशियल है पूरे एग्री सेक्टर में, तो क्या वजह है कि हम धीमे पड़ गए हैं? देखिए, ग्रोथ सिर्फ एक सेक्टर से या एक संस्था से नहीं आएगी, उसके लिए इन टैंडम जरूरी है। तो अब सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है कि एफपीओस को बढ़ावा दिया जा रहा है कि 10,000 एफपीओस को अगर हम साथ में लाते हैं, 10,000 एफपीओस का मतलब यह है कि आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि हम करीब 350 एफपीओस से एक्सचेंज जुड़ चुका है, और इन 350 एक्सचेंज के माध्यम से हम 10 लाख फार्मर के आसपास जनरली जुड़ चुके हैं। जब 350 का नंबर जब 10,000 पे पहुंचेगा तो इमेजिन कीजिए कितने सारे किसान सप्लाई साइड से हमसे जुड़ेंगे। जब मतलब लाखों की तादाद में जब किसान एक्सचेंज से जब जुड़ेंगे और वो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म होगा, रिस्क अगर अपनी मैनेज कर पाएंगे और उनको अपना प्राइस मिल सकेगा, तो आगे भी कमोडिटी में जो प्लेयर्स हैं वो भी अपने आप ही एसोसिएट हो जाएंगे। दूसरा ये था कि अब तक फाइनेंशियल सेक्टर के जो प्लेयर्स थे वो इस कमोडिटी सेगमेंट में नहीं आए हैं। आज आप इक्विटी सेगमेंट में देखेंगे तो हमारे और आपके ऐसे लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं, पर अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स देखेंगे तो अब तक कमोडिटी मार्केट में नहीं आए थे, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं जिनके थ्रू हम रिटेल मार्केट में पहुंच सकते हैं वो अब तक कमोडिटी मार्केट में नहीं जुड़े थे। पर अब पिछले करीब 1-1.5 साल से ये हुआ है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ प्लेयर्स हैं, अल्टरनेट AIF जिसे कहते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है, उसके कुछ प्लेयर्स हैं, और अभी बहुत ही मतलब कुछ 2 या 3 महीने पहले FPIs को भी सेबी ने परमिशन दे दिया है। तो अब ये जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं जिनके थ्रू हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पहुंच सकते हैं, ये हमारे लिए रास्ता इसी साल खुला है। जब ये रास्ता अब हमारे पास खुल गया है तो हमें मतलब पूरी कोशिश हमारी जारी रहेगी कि जो रिटेल निवेशक हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनके पास इन लोगों के माध्यम से पहुंचा जाए। दूसरा यह है कि कमोडिटी के लिए सामान्यतः ये कहा जाता है कि ये तो सट्टा बाजार था। लोगों में जो इक्विटीज की समझ पिछले 10 साल में आई है वो कमोडिटीज के बारे में अभी तक नहीं आई है। तो कमोडिटी एजुकेशन जो है, कमोडिटी के लिए इन्वेस्टर्स का जो एजुकेशन है, इस पे काफी इस वक्त हम लोग ध्यान दे रहे हैं इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। उसका प्रयास निरंतर हमारा जारी है। तो इन दोनों के साथ एफपीओ जो है, हम तीनों को अगर जोड़ेंगे तो अगले 3 से 5 वर्षों में आप देखेंगे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तथा फार्मर्स हैं, दोनों बड़ी मात्रा में एक्सचेंज से जुड़ेंगे और एक्सचेंज का कारोबार भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। और जो उद्देश्य मतलब जो आपने कहा था कि कमोडिटी मार्केट से जो उद्देश्य हमारे देश का है वो भी आपको पूरा होता हुआ नजर आएगा। उसके लिए आपको 3 से 5 साल का, 18 साल तो चले गए पर अगले 3 से 5 सालों में आप काफी चेंज देखेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अरुण रास्ते साहब, जिस तरह से आपके आने के बाद से बड़े बदलाव हुए हैं और नए नए प्रोडक्ट्स भी आप ला रहे हैं, ग्वारेक्स, फिर सोयाडेक्स वगैरह, लगातार इंडेक्स के प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं और ऑप्शंस में भी हमारा पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, और किसानों के बारे में भी बात की कि लगातार नए किसान भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। चलिए आपसे आगे बात करेंगे, उससे पहले MCX MD हमारे साथ PS रेड्डी साहब है। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए अहम दिन वक्त निकाला इसके लिए। सर, 18 साल के आसपास आपका भी वक्त हो चुका है MCX के शुरू हुए। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा कि किस तरह की ग्रोथ आई है, लेकिन आपकी सलाह चाह रहा था कि किस तरह की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे थे और कितना कामयाबी हमें अभी मिली है, और क्या चैलेंजेस आ रहा है कि कमोडिटी मार्केट का दायरा इक्विटी के मुकाबले काफ़ी कम क्यों है हिंदुस्तान में? Let me at the outset compliment you for inviting us on the first day of the inaugural day of your ET Swadeshi, and I wish you all success in the years to come. And I'm sure you will have a face in the crowd. That's the way I look at the growth of ET Swadeshi. Having said that, yes, we have been in this business for the last 18 years, but this is obviously not unlike equities, which has an history of more than 100 years. We do not have organized trading in this country in the commodities. And I think with NCDEX and MCX, the organized trading platforms have started. And over the years, we have seen good progress. And we are still to have good number of spot exchanges, organized spot exchanges in this country. And that is something that we are looking forward to. And the recent reforms that SEBI has announced, especially in the form of launching a gold spot exchange, is a move in that direction. I think if we build strong commodity spot exchanges, on that the superstructure called the futures and the derivatives markets are built, I'm sure we will be able to do well. In the last 5 years, ever since the
the regulatory framework has come under the jurisdiction of SEBI, we have seen a lot of reforms. So it's not that these reforms can fructify overnight. People have to get used to this kind of reforms, especially the entry of mutual funds, PMS, and AIFs, etc. And FIs are also EFEs rather. It's not FI purely, but EFEs, the exchange. Eligible foreign entities have been permitted. So it takes time for them to get used to the regulatory framework. As we go along, I'm sure some more reforms will come and they all will get strengthened. But yes, equities took a lot of time to develop and be at what it is today. I'm sure we don't take so much time to reach what equities are today, and we will be able to make I suppose the same progress maybe in the next 1 decade. That's the way I look at it. Okay, यानी आगे चलकर इन्हें उम्मीद है कि कमोडिटी मार्केट का भी दायरा बढ़ेगा, नए पार्टिसिपेंट्स और आएंगे बाजार में और हमारा भी मार्केट काफ़ी बड़ा हो सकता है। चलिए, हमारे साथ सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा साहब भी है। सर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन में क्या दिक्कत आ रही, क्यों अभी तक कम है जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या चैलेंजेस है वहाँ पर? पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा ये स्वदेश चैनल शुरू करने की। ये हमारी करंट गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया का जो एफर्ट है, उसी के अंदर हम ट्रेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। और मेरे को उम्मीद है आपका चैनल जो हिंदी का आ रहा है स्वदेश, वो जो लोकल ट्रेड है उसको बढ़ावा देगा। हमारी भी यही कोशिश है। जैसे रास्ते साहब ने बोला, रेड्डी साहब ने बोला कि 2004 ये अभी 17 साल ही हुए हैं हमारी मार्केट्स को आए हुए। फाइनेंशियल मार्केट जिससे हम कंपेयर करते हैं और उसकी डेवलपमेंट से कंपेयर करते हैं, तो आने वाले टाइम में इंडिया का बहुत अच्छा फ्यूचर है। कोविड आने से पहले हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। एक स्टडी जो मैकेंजी का है वो कहता है 40% जो ये 5 ट्रिलियन का है ये कमोडिटी मार्केट से आएगा। तो देयर इज ए ह्यूज स्कोप। अगेन 2-3 डाटा पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमारे रेगुलेटर बार बार कहते थे कि कमोडिटी मार्केट को डेवलप करने के लिए 3 P's की जरूरत है। ये है पॉलिसी, पार्टिसिपेंट एंड प्रोडक्ट्स। और मेरे को लगता है इतने सालों से मैं भी मार्केट्स में हूँ कि ये सारी चीजें अब प्लेस पे हैं। जो अभी तक नहीं हुआ वो आगे हमारे को दिखेगा। इसमें पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे और पॉलिसी फ्रेमवर्क, जैसे रेड्डी साहब ने भी कहा कि एफएमसी से भी इसका रेगुलेटर बन गया है। नए उन्होंने कमेटीज बनाई हैं, सीडा कमेटी है जो कि डेवलपमेंट देखती है कमोडिटीज मार्केट का। और कई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे अभी एनर्जी डेस्क आ रहा है, एनर्जी इंडाइसेस आ रहे हैं, इंडेक्स आ रहे हैं एमसीएक्स से, और काफी इंडेक्सेस और ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। तो पार्टिसिपेंट्स को नए प्रोडक्ट जब मिलेंगे तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है मार्केट का, जैसे प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, वो इन प्रोडक्ट से पूरा हो पाएगा। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले स्पॉट मार्केट डेवलप किए जाते हैं और उसके अराउंड ये डेरिवेटिव मार्केट्स बनते हैं। बट हमारे यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया के अंदर हमने डेरिवेटिव मार्केट्स को एक एक्सपेंड करा, इसमें फ्रेमवर्क में लेकर आए और हम कोशिश कर रहे हैं उसको लिंक करने की स्पॉट मार्केट से। बट देर सही, लेकिन अब हम अच्छी डायरेक्शन में हैं और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में हमारी कमोडिटी मार्केट काफी प्रॉस्पर करेगी और काफी वॉल्यूम्स होंगे। इनको काफ़ी संभावनाएं हैं और काफ़ी उम्मीदें भी हैं पूरे सेक्टर को कि कमोडिटी का भी बाजार रिवाइव होगा। लेकिन रेड्डी साहब अभी प्राइस डिस्कवरी की बात कर रहे थे, वाधवा जी, प्राइस डिस्कवरी की जब भी बात होती है तो अगर आपके एक्सचेंज की कमोडिटी की बात करें, गोल्ड हो, क्रूड हो, तो हम कॉमेक्स, नाइमेक्स की तरफ देखते हैं। तो इंडियन गोल्ड स्टैंडर्ड प्राइस को लेकर आप लोगों की कोशिश पिछले साल से ही चल रही है। हम अब कब हमें प्राइस सेटर बनेंगे, इंडिया का मार्केट कब प्राइस सेटर होगा, फॉलोअर नहीं हो, कब हम प्राइस सेट कर पाएंगे कमोडिटी के? The International Bullion Exchange has been is being established in the GIFT City, and all the exchanges have come together, and the depositories and exchanges have come together, and whatever imports that are coming into India, we are hopeful that they will come to the International Bullion Exchange, and that is something which we expect that to be launched shortly.
And once that comes, probably most of the pricing happens in the International Bullion Exchange as far as imports are concerned. Once the domestic exchange starts, obviously the domestic supply and demand will be fairly priced within the country, and the metal that is supplied across the country will also, the refiners who are producing within the country will also be able to participate. I think we need to bring the entire ecosystem into this organized market, then it will happen. And our efforts are on this are all directed towards bringing the entire ecosystem into a organized market. Okay. I'm sure once that happens, it will definitely, the price, India will be a price setter. That's the way my ambition is. ओके, डेफिनेटली इस उम्मीद के साथ पूरा कमोडिटी का मार्केट है कि इंडिया भी एक प्राइस सेटर के तौर पे देखा जाएगा। चलिए, हमारे साथ एनबीएससी के रमेश दोरईस्वामी भी है। सर, आप एग्री वैल्यू चेन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में है, जहां पर पोस्ट हार्वेस्ट के बाद किसानों की जो ज़रूरत होती है, उस सेगमेंट में कितना चैलेंजेज आप देख रहे हैं, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अगर वेयर हाउसिंग की बात करें, लॉजिस्टिक की बात करें, बेहतर मार्केट की बात करें, तो उस दिशा में क्या कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि देश के किसानों को बेहतर कॉस्ट इफेक्टिव एक वेयर हाउसिंग की सुविधा हो, पेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं हो, तो इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? थैंक यू। पहले मैं फिर आपका चैनल ईटी नाउ स्वदेश को बधाई देना चाहता हूं अपनी तरफ से। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। कमोडिटी मार्केट्स पर्टिकुलरली रूरल इंडिया से जुड़ी हुई है, उसके लिए एक हिंदी चैनल, बिजनेस चैनल की बहुत अहम जरूरत थी, जो आपका चैनल पूरी करेगी मेरी उम्मीद है। और आपका टैगलाइन भी बहुत बढ़िया है, मीनिंग आगे बढ़ो देश के साथ। दैट इज रियली द स्पिरिट इन विच वी शुड टेक द इकोनॉमी फॉरवर्ड। आपकी क्वेश्चन, मैं पहले स्पीकर्स से आपने सवाल पूछा, उसकी एक मेरी राय है, मैं शेयर करना चाहता हूं। वन ऑफ द ये बड़ी रीजन जो स्पॉट मार्केट इंडिया में नहीं डेवलप हुआ है, इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक रीजन तो प्राइस ट्रांसपेरेंसी बहुत कमजोर है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग वही ग्रेड का प्राइस चलता है। द ओनली मार्केट इन विच द प्राइस इज डिस्कवर्ड इज द फ्यूचर्स मार्केट, विच इज नॉट अ गुड एफिशिएंट मार्केट फॉर प्राइस डिस्कवरी। तो अभी जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है फार्म लॉस के जरिए, वो अगर सही ढंग से आगे चले जाएं, जिससे प्राइवेट मंडीज को वी प्रमोट प्राइवेट मंडीज एंड मोर इम्पोर्टेंटली electronically connect all the current mandis, so that हर मंडी का प्राइस हर रोज सबको मिल जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट हर शेयर का प्राइस मिलता है, वैसे भी मीनिंग थ्रू अ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट मंडीज एंड ई-नैम कनेक्टिंग ऑल द पब्लिक मंडीज, ये बहुत अहम स्टेप होगा, जिससे प्राइस डिस्कवरी हो जाए, जिससे स्पॉट ट्रेडिंग भी will get a benefit, and that will also ensure that investors are comfortable in understanding the market. The second important enabler is what आपने जो बताया, post harvest infrastructure. अगर आप देखे जाए तो the difference between share market and commodity market, agri commodities की मैं ज्यादातर बात करूंगा, it is the एग्री कमोडिटीज बीइंग अ नेचुरल प्रोडक्ट, उसका ग्रेड एंड वैरायटी में काफी फर्क होती है, जिससे प्राइस के ऊपर और यूज के ऊपर भी असर होती है। सो वी रिक्वायर अ वेरी गुड कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो अपना पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन में है, उसका सही ढंग से असेस किया जाए, एंड देयर इज एन एश्योरेंस ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत मुश्किल चीज है। इसलिए द पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन, जिसमें एनबीएफसी जैसे कंपनीज जुड़े हुए हैं, दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू डेवलप द स्पॉट मार्केट इन इंडिया। सो ये यानी स्पॉट मार्केट को बेहतर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुहैया करना, ये अहम इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसे करना, साथ ही इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट भी करना ज़रूरी है। अरुण रास्ते साहब, आपने
बात की अवेयरनेस को लेकर, आप काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम एनसीडीएक्स की तरफ चल भी रहे, आईपीएफ के साथ भी आपका काफ़ी प्रोग्राम चलता रहता है, लेकिन अब तक क्या हुआ है, क्या माध्यम चुनने में क्या दिक्कत हुई है, जो हम मीडियम चुनते हैं लोगों तक पहुंचने में जो एक बड़ी खाई बन गई है, या अगर आप मीडिया के थ्रू आते हैं तो उस लैंग्वेज हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं टेक्निकली जो लोगों को समझ में नहीं आ पाता, तो क्या दिक्कत आ रही है कि हम अभी तक कनेक्ट उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पे हमें करना चाहिए, क्योंकि 18 साल बहुत कम वक्त नहीं होता है। जी, तो आपको मैं दो चीजें बता दूं। आपने जो प्राइस डिस्कवरी वाली बात की थी और इंटरनेशनल मार्केट्स की बात की थी, मुझे कहने में बहुत खुशी है कि मैं थोड़े दिन पहले अभी गोवा में था, एक सोयाबीन की कॉन्फ्रेंस हुई थी। जी जी। और मैं इंडोनेशियन एम्बेसी के कुछ लोगों से बात कर रहा था, और वो मुझे ये बता रहे थे कि वो रोज सुबह एनसीडीएक्स का टिकर देखते हैं सोयाबीन के भाव देखने के लिए, और इंडोनेशिया को कन्वे करते हैं कि इंडिया के सोयाबीन के ये भाव है और एनसीडीएक्स का टिकर ये कह रहा है। दूसरी चीज ये है कि सोयाबीन मतलब इस साल जब मानसून जब आया ही था केरला में, और उसी वक्त मैंने एनसीडीएक्स ज्वाइन किया था, तो मैं किसी एफपीओ से बात कर रहा था मध्य प्रदेश में, और उन एफपीओ के कुछ जो किसान लोग थे उन लोगों से बात कर रहा था, और वो भी मुझे यही कह रहे थे कि हम एनसीडीएक्स का टिकर देखते हैं और मौसम विभाग का जानकारी लेते हैं, और उसके बेस पे हम स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बोना है और कब बोना है। तो उन लोगों ने मतलब अपनी जो सोयाबीन की बुआई थी, एनसीडीएक्स का टिकर देख के, फ्यूचर रेट देख के और मानसून कहाँ पहुंचा है ये देख के उन्होंने तय किया था कि बुआई कब करनी है। और दूसरा, आज ही की मेरे पास एक डेवलपमेंट है कि कुछ 2 एफपीओज हैं, उन्होंने हमारे एक्सचेंज पे फ्यूचर्स ऑप्शंस ले लिए हैं अपनी तरफ से। पिछले साल तो हमने मतलब प्रमोट किए थे प्रोग्राम, अब उन्होंने खुद नहीं किए हैं। 6000 के ऑप्शन उन्होंने ले रखे हैं। आज 5500 अगर जब भाव चल रहा है तो डेफिनेटली उनके किसानों को फायदा होगा। तो ये अवेयरनेस रेजिंग जो मास मीडिया तक पहुंचने वाली बात है, पिछले 2-3 साल में थोड़ा उसके ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है, इसलिए अब पहुंचेंगे, और आपके ऐसे माध्यमों के थ्रू डेफिनेटली हम लोग उसको पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपका चैनल जैसे हिंदी में है तो पूरा जो हमारा उत्तर भारत का एरिया है, मध्य भारत का एरिया है, पहुंच पाएंगे आपके। जी कि बिल्कुल, हम लोग जरूर वो माध्यम बनेंगे जो आम लोगों तक, जो आखिरी कड़ी है, जो किसान है, जिसके लिए जिस मोटिव के साथ शुरू किया गया था एनसीडीएक्स, उसमें जरूर हमारी भी मदद रहेगी, और एक भागीदार के तौर पे, आरोप प्रत्यारोप के तौर पे नहीं, एक कंस्ट्रक्टिव तौर पे हम काम करेंगे। रेड्डी साहब, अब एक बात कर लेते हैं कमोडिटी साइकिल का, जो जिस तरह की तेजी दिख रही है, तो प्राइस ट्रेंड को लेकर आपका सेंस क्या कह रहा है? क्या ग्लोबल जिस तरह की रैली चल रही है पूरे कमोडिटी मार्केट में, खास करके बेस मेटल्स अलग रोटेशनल बेसिस पे शिफ्ट होकर अलग अलग रैली दिख रही है, क्या लग रहा है, किस तरह का ट्रेंड लग रहा है कमोडिटी मार्केट का प्राइस ट्रेंड आपको, रेड्डी साहब? I don't think I will be able to comment about the price trends in the commodities. I think that doesn't, my position doesn't permit me to talk anything about it. But all that I can say is many economies during the pandemic have taken a backseat. The growth rates you must have seen, they are all lagging behind what they otherwise thought they could have achieved it. Now that they are all limping back to normalcy, and India itself is leapfrogging in that in that growth path. So I'm sure if all economies fire on all cylinders, definitely the commodity prices will go up and they will do well. That's the way I look at it. ओके, तो ये आउटलुक है आपका। चलिए, अब वक्त हो गया है यहीं पे शो को समेटने का, वक्त कम था, लॉन्चिंग का डे है, लेकिन उम्मीद करते हैं आप सभी जानकारों से इंडिविजुअली एक एक करके बात होगी। दिवाली और दशहरे के मौके पे वापस आपको सर इनवाइट करूंगा। उम्मीद है आप ज़रूर आएंगे हमारे पास ET Now स्वदेश पे, और नए थॉट लेवल के साथ, नए तरीके के साथ, और लोगों से वापस से राय लेंगे। शुक्रिया एक बार फिर आप सभी का, आप लोगों ने एक अहम दिन हमारे लिए वक्त निकाला सर। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए।